प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उड्डयन काल मतलब उड़ने का समय, कितने देर तक उड़ोगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड्डयन मतलब उड़ने वाला समय। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रक्षेप का उड्डयन काल से हम क्या समझते हैं, तो इसको हम देखते हैं। डायग्राम देख लेते हैं पहले। डायग्राम आपको बनाना ही है हर जगह, कुछ भी आ जाए प्रक्षेप का, प्रक्षेप से संबंधित कुछ भी आए, आपको ये डायग्राम आपको बनाना ही है, ठीक है। एक्स वाई यहां लिख देंगे, ये u यहां थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इतनी चीजें आपको बनानी है। अब प्रक्षेप के उड्डयन काल से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे प्रक्षेप को या प्रक्षेप बिंदु से, ये प्रक्षेप बिंदु है जहां से प्रक्षेप को फेंका जाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप बिंदु, प्रोजेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां से प्रक्षेप को फेंका जाना है और यहां से इस प्रक्षेप बिंदु से प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तल के किसी बिंदु तक आने में लगा समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। मतलब बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक गए और अधिकतम ऊंचाई से आप बिंदु A तक आ गए, तो ये जो समय लगेगा यहां से यहां तक आने में, ये समय को क्या कहेंगे हम, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहेंगे। क्लियर दैट, यस और नो। परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, प्रक्षेप बिंदु से प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तल के किसी बिंदु तक आने में लगा समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से बोल दो या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर दैट, यस और नो। बन जाएगी परिभाषा। हाँ, और देख लो, बिल्कुल बहुत आसान है भाई। मुझे बताइए, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु को आप बोलते हैं प्रक्षेप बिंदु। इस प्रक्षेप बिंदु से प्रक्षेप कैसा करेगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, यहां तक जाएगा और यहां से फिर क्या होगा, वापस आएगा, ठीक है। तो भाई यहां से लेकर यहां तक आने में जितना समय लगा, यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि आपने पत्थर को फेंका तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा और ऊपर से क्या होगा, फिर नीचे गिरेगा। जब जमीन पर गिर जाएगा तो आपके फेंकने वाले समय से लेकर जमीन के गिरते तक का जो समय होगा, जमीन में गिरते तक का जो समय होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहेंगे। सिंपल सी बात है। आपने यहां से फेंका, यहां पर आके गिरा, यहां से फेंकने और यहां तक गिरने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का उड्डयन काल। लेकिन प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां जाएगा और फिर क्या होगा, पृथ्वी तल तक क्या होगा, गिरेगा। क्लियर दैट। तो परिभाषा वही तो बोल रहे हैं, प्रक्षेप बिंदु से प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तल तक आने में लगा समय, यानी कुल समय यहां से यहां तक आने में लगा समय क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाएगा। क्लियर दैट, ओके। जब प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाने के पश्चात पृथ्वी पर गिरता है, यानी कि प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद पृथ्वी पर क्या होता है, गिरता है, तब इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा बताइए, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इज इक्वल टू, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो बोलिए, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई यहां से चलना प्रारंभ किया और t समय पश्चात क्या हो गया, वो यहीं पे आके गिर गया। तो भाई यहां पर भी तो उसकी ऊंचाई 0 थी और यहां पर भी उसकी ऊंचाई कितनी है, बोलिए 0 है कि नहीं। भाई यहां से फेंकना प्रारंभ करते हो, ठीक है, वो अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, लेकिन वो टी समय में नहीं जाता। टी समय बाद तो फिर से कहां पर आ जाता है, वो
ओ से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए पर आ जाता है। तो भाई इस बिंदु ओ की ऊंचाई भी कितनी है, जमीन से देख रहे हो आप, तो जमीन पर ऊंचाई कितनी होगी वस्तु की, प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी वस्तु की, बोलिए। प्रारंभ में जो वस्तु है प्रक्षेप को कितनी ऊंचाई पर रखा था, कितनी ऊंचाई पर रखा था, जमीन पर रखे हो ना आपने उसको, तो कितनी ऊंचाई उसकी, 0। और वो पूरी गति करने के बाद फिर से कहां पर पहुंच जाता है, बिंदु ए पर पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में भी कहां पर आ गया, वो पृथ्वी पर ही आ गया। तो उस समय भी उसकी ऊंचाई कितनी है, बोलिए, 0 है। क्लियर दैट, यस और नो। तो भाई उसके द्वारा ऊंचाई कितनी कहलाएगी उसकी, टी समय में उसकी ऊंचाई कितनी है, 0 ही तो है ना, है ना। मतलब जब प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद जमीन पर आता है तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 0 है। और उस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताओ, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कहते हैं। और चूंकि जो दोनों ही स्थितियों में वो यहां पर भी पृथ्वी तल पर 0 ऊंचाई है उसकी, और गति करने के बाद जब बिंदु ए पर पहुंच गया उस स्थिति में भी उसकी ऊंचाई कितनी है, जमीन पर ही है, मतलब वो उसकी ऊंचाई कितनी है, 0 है। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट, ओके, समझ में आ गई बात, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, जब प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाने के पश्चात पृथ्वी पर गिरता है तब इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, माना कि उड्डयन काल जो है, उड्डयन काल t है, तब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण बताइए, अब गति का दूसरा समीकरण लेना है हमको, तो y वाला ले कि x वाला ले, y वाला, क्योंकि y इज इक्वल टू 0, सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू 0 बोला आपने, ऊर्ध्वाधर विस्थापन शब्द का जिक्र आया है तो y इज इक्वल टू y घटक ही लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, u y t प्लस हाफ a y t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यस और नो। और y की वैल्यू कितनी बताइए, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू u y इज इक्वल कितना होता है बताइए, u साइन थीटा इंटू टी। ओके, u y की वैल्यू डायग्राम में दिख रहा है आपको, डायग्राम तो बनाना ही है इतना आपको हर जगह, ठीक, बनाना ही है। तो u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, नहीं भी लिखे हमको यहाँ दिख रहा है चित्र में कि u y इज इक्वल टू u साइन थीटा है। अच्छा, फिर ए वाई की वैल्यू क्या करते थे आपने, माइनस लिखते थे, ए वाई बराबर माइनस जी लिखे थे अभी आपने। तो ये जो माइनस जी लिखेंगे ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। कोई समस्या, बोलो। अब ये माइनस को इधर पक्षांतर कर दो, माइनस को इधर पक्षांतर करिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। हाँ, अब एक टी से एक टी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, टी पर स्क्वायर है, इधर टी है, एक टी से एक टी कट गया। तो अब देखो ये 2 का इधर गुणा कर दो तो यहाँ बचेगा टी इज इक्वल टू 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2u साइन थीटा, और जी कहाँ आएगा, इसके अपॉन में, ये आ जाएगा जी। तो आ गया उड्डयन काल, यही प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए क्या है, व्यंजक है। समझ गए। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर दैट, यस और नो। अब क्या है आपके पास में प्रक्षेप, माइक बंद करो, माइक बंद करिए। हाँ, प्रक्षेप का क्षैतिज परास, माइक बंद करिए सभी लोग। प्रक्षेप का क्षैतिज परास इंग्लिश में बोलते हैं इसको
हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रक्षेप का क्षैतिज परास। अच्छा, रेंज शब्द जब बोलते हैं तो क्या समझ में आता है बताइए, रेंज वर्ड जब यूज करते हैं तो क्या समझ में आता है आपको, बोलो। हम्म, अरे रेंज वर्ड सुने थे कि नहीं कभी, बताओ, या परास, दोनों में से कोई एक सुने हो? नहीं सुने, रेंज सुने नहीं, ये मेरी रेंज है, ये रेंज के बाहर हो गया, ऐसा नहीं सुने कभी हैं? रेंज के बाहर हो गया, पहुंच के बाहर हो गया, ऐसे नहीं सुने? हाँ, चलो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लिखना ही है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपना आना ही चाहिए, प्रारंभिक वेग आपका यू होगा और यहाँ पर कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा, इतनी चीज़ें हैं। एक्चुअल में क्या है, क्षैतिज परास प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। कहने का मतलब यह है, क्षैतिज परास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हॉरिजॉन्टल रेंज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने वस्तु को यहाँ से फेंका, वस्तु टी समय पश्चात मतलब अपने उड्डयन काल में बिंदु ओ से कहाँ पहुँच गया, बिंदु ए तक पहुँच गया, तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी क्षैतिज दूरी, उसको क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज परास कहेंगे, और इसको कैपिटल आर से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। मतलब क्षैतिज परास एक प्रकार की दूरी है, और कौन सी दूरी है, क्षैतिज दूरी है, मतलब एक्स दिशा में चली गई दूरी है। और किस बिंदु से किस बिंदु तक दूरी है, बिंदु ओ से बिंदु ए तक दूरी है। बिंदु ओ से बिंदु ए तक आने में कितना समय लगेगा बताइए, कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा। और उस टी समय को आपने क्या नाम दिया है बताइए, क्या नाम दिया है, ओ से ए तक आने में जो समय लगा उसको क्या नाम दिया आपने, हाँ? अरे क्या नाम, अरे भाई वस्तु यहां से फेंके हो आपने, यहां से ऐसे गति करते हुए यहां पर पहुंची, तो भाई यहां से यहां तक पहुंचने में उसको जो समय लगा उसको क्या नाम दिए हो, जीरो नाम दिए हो। अरे उड्डयन काल नाम दियो भैया, कैसी बातें करते हो। इसके पहले क्या पढ़े तुमने, हाँ? अरे इसके पहले क्या पढ़े हो बताओ, इसके पहले क्या पढ़े हो, और उड्डयन काल क्या था, क्या था उड्डयन काल, बोलो, उड्डयन काल क्या था? अरे बिंदु ओ से बिंदु ए तक आने में लगा समय था कि नहीं, बोलो। हैं?
ठीक, तो ओ से ए तक आने में जो समय लगा है उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं। और इसी उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी है, ओ से ए तक की जो दूरी है उसको बोलेंगे क्षैतिज परास। इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। क्यों? क्योंकि परास का मतलब होता है रेंज। इंग्लिश में आपने उसको क्या लिखा है? रेंज लिखा है। तो परिभाषा बनेगी प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। क्या है परिभाषा? प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में, समय टी लगा है, प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में, टी इज इक्वल टू उड्डयन काल, तो प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर दैट? यस आर नो? बात समझ में आ रही है? प्रक्षेप के द्वारा, ये वस्तु ओ पर कौन है? ऑब्जेक्ट है ना। प्रक्षेप पे ऑब्जेक्ट, वस्तु जिसको आप बोलते हैं, इसको आप फेंक रहे हैं यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जब फेंकेंगे तो वो समय क्या कहलाएगा? उड्डयन काल कहलाएगा। और उस उड्डयन काल में वस्तु के द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी कितनी हो गई? ओ से लेकर ए तक की। और ओ से लेकर ए तक की जो क्षैतिज दूरी है उसको हमने क्या बोला? क्षैतिज परास कहा। क्लियर दैट? ओके, समझ में आ गई बात? तो परिभाषा बन गई प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। एक्स दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? बताइए, क्षैतिज दूरी कहलाएगी कि ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाएगी? हाँ, क्षैतिज दूरी कहलाएगी ना। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा हो गया तुम सामने नहीं हो मेरे। बताता फिर मैं कौन हूं। ठीक, अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि, बताइए, वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय अंतराल। ठीक, अच्छा, दूरी बराबर क्या होगा फिर? दूरी का मान निकालो। हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय, वैसे विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन अगर हम दिशा को छोड़ दे तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, इसलिए दूरी बटे समय लिख देंगे यहाँ पर। वेग बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? वेग गुणा क्या आ जाएगा? समय। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब ये जो दूरी बोले हो, इस दूरी को ही क्या बोले आपने बताओ? चली गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। तो इस दूरी को क्या लिख सकते हो आप? बताइए, क्या लिख सकते हो? क्षैतिज परास। और चूंकि चली गई दूरी क्षैतिज दिशा में, इसलिए वेग कौन सा आएगा? कौन सा वेग आएगा? क्षैतिज वेग आएगा। आएगा। और समय क्या है? कितना समय लगा है? टी। और टी का समय का क्या नाम है? बोलिए, उड्डयन काल। बात समझ में आ गई? क्यों लिखा? बात समझ में आई है? हाँ, हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणित समय। अब दिमाग लगाओ, दूरी क्षैतिज परास की परिभाषा आपने क्या बोला? उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। तो ये जो दूरी होगी क्या कहलाएगी? ये क्षैतिज परास कहेगी। और जब आप क्षैतिज दूरी तय कर रहे हो तो वेग कौन सा लिया जाएगा? ऊर्ध्वाधर के क्षैतिज? क्षैतिज वेग। और कितने समय में तय की गई दूरी? कितने समय में तय की गई दूरी? टी समय में। टी समय क्या है? उड्डयन काल। तो हमने समय के स्थान पर क्या कर दिया? उड्डयन काल कर दिया। यस, क्षैतिज परास को लिखेंगे कैपिटल आर से। क्षैतिज वेग, ये है क्षैतिज वेग जिसका नाम क्या है? यू कॉस थीटा। उड्डयन काल है टी।
अब उड्डयन काल का मान क्या था बताओ, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू अभी अपने पढ़े, क्या पढ़े टी की वैल्यू बताइए, 2u साइन थीटा अपॉन जी, अभी पढ़े आपने 2u साइन थीटा अपॉन जी, उड्डयन काल निकाले थे हमने अभी ये, ठीक है। r इज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, राइट, ओके। r इज इक्वल टू, अब देखो एक सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ये सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, त्रिकोणमिति में ये सूत्र होता है जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हो, मैथ्स वाले पढ़ेंगे आगे जाके। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ मान रख देंगे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, साइन 2 थीटा, और अपॉन में आ गया g। ये क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है, यही क्षैतिज परास के लिए, मैं क्यों डालूंगा उसमें, व्यंजक है, यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। जब उसका यूज नहीं कर रहा हूं मैं, यही क्षैतिज परास के लिए क्या है, व्यंजक है। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्षैतिज परास निकाले। अब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, ये बात समझ में आ गई, बोलो। ये सूत्र ही है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या कर दिया आपने, क्या लिखा, साइन 2 थीटा लिखा, यस और नो। अब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हम ये चाहते हैं कि हमने जो पत्थर फेंका है वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे। कैसा भी फेंक देंगे तो वो कम दूरी पर भी गिर सकता है, ज़्यादा दूरी पर भी गिर सकता है, लेकिन हमारा मन ये है कि हम पत्थर को ऐसा फेंके, इतने कोण से फेंके कि वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे, आर का मान मैक्सिमम प्राप्त हो हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो बताइए, u का मान जो है ये तो बदल नहीं सकता, u एक नियत राशि है ना, u क्या है, एक नियत राशि है, तो u का मान बदलने वाला नहीं है। यानी आपने अगर शुरुआत में वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया, मतलब काम खत्म। आपने तो पहली बार में कितने वेग से फेंक दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर दिया, उसको फेंक दिया। तो u का मान तो 20 ही है, और 20 एक नियत राशि है, वो बदल नहीं सकता। g का मान बदल नहीं सकता, मैंने कल ही बताया था आपको, g का मान भी नहीं बदल सकता। पर्टिकुलर किसी जगह पर g का मान एक नियत होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो u भी नहीं बदल सकता, g भी नहीं बदल सकता। बदल कौन सकता है बताइए, यहां बदलने वाला कौन है, थीटा है क्या नहीं। थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक के हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए। मतलब कौन बदल सकता है, 0, थीटा बदल सकता है। तो अगर हम r का अधिकतम मान चाहते हैं तो इस साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। क्लियर दैट। अगर हम इस r का मान अधिकतम चाहते हैं तो किसका मान अधिकतम करना पड़ेगा हमको, किसका मान अधिकतम करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा का मान क्या करना पड़ेगा, अधिकतम करना पड़ेगा। अगर इसका मान, क्योंकि ये तो बदलना नहीं है, ये तो जितने हैं उतने रहेंगे, तो केवल बदल ये सकता है। तो बदलने वाले को क्या कर सकते हो आप, अधिकतम कर सकते हो। तो साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होगा। अगर इस साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा तो इस r का भी क्या मान हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का, साइन का मान अधिकतम कितना होता है बताइए, हाँ 1 होता है, बिल्कुल।
साइन का मान चाहे थीटा बराबर कुछ भी रख दो, है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 1000, 2000, 4000, 5000 अंश कितना भी रख दो थीटा का मान, साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अधिकतम मान साइन का 1 नहीं होता, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। अच्छा, और अगर ऐसा है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है साइन का मान, बताइए। साइन का मान 1 कब होता है, कौन से कोण के लिए होता है, साइन 90। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, यानी 1 के स्थान पर हमने क्या कर दिया, साइन 90 डिग्री लिख दिया। क्लियर दैट, यस और नो। साइन से साइन कट गया, लेकिन काटना नहीं है, ऐसा काट मत देना साइन से साइन, ऐसा काटा नहीं जाता, लेकिन ऐसा समझ लिया जाता है कि साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो साइन से साइन जब कट गया तो क्या बचा, बताइए। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, बताइए, 90 डिग्री अपॉन 2, कितना आएगा, 90 में 2 गया है, 2 का भाग दिया, कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। यानी कि अतः, यानी कि अगर हमको अधिकतम क्षैतिज परास चाहिए तो आपको प्रक्षेप को कितने कोण से फेंकना चाहिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री। अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, के लिए प्रक्षेप को कितने अंश से, 45 अंश के कोण से फेंका जाना चाहिए। क्लियर दैट, यस, यस और नो। और अगर ऐसा है तो आप कहाँ बताऊं, जगह यहां बता देते हैं, इस डब्बे में, या यहां नहीं बताते भी, यहां बता देते हैं। अतः अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम पढ़ते हैं और आर मैक्सिमम भी पढ़ते हैं, इसको एक ही बात है। शब्द सुने, मैक्सिमम, आपके दांतों को चाहिए मैक्सिमम सुरक्षा, टाइटल सुने कि नहीं ऐसा वाला है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू है, ऐसा सुने हो, ये वाला टाइटल सुने हो कि नहीं। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम भी पढ़ते हैं। अतः अधिकतम क्षैतिज परास इज इक्वल टू, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा का मान कितना है, बताओ, कितना, 1। तो इस 1 को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको जहाँ यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, तो आ जाएगा u² अपॉन 2g। बस ये आपका अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तो ये हुआ आपका क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, और ये क्या हुआ, ये किसके लिए हुआ, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। अगर आपको विकल्प आता है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप को खालिस्तान कोण से फेंका जाना चाहिए, खालिस्तान आ गया आपको, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप को खालिस्तान कोण से फेंका जाना चाहिए, तो उत्तर क्या होगा आपका, 45 डिग्री। या आपको विकल्प आ गया कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण होगा नंबर 1 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 60 अंश, क्या होगा,